नमस्कार, मैं नितिन कुमार अपने चैनल स्टूडियो पर तमाम विद्यार्थियों, तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बहुत बच्चे पूछते हैं सर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सभी को मैं कंटेंट दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव, और जैसा ही आपके ऑब्जेक्टिव का कंटेंट पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको लाइव आऊंगा। तो आप घबराइए नहीं, आप सभी कक्षा कंटिन्यू चल रही है। आज हम लोग हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और मैं बोल रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं उस सब्जेक्ट को मैं कम करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए आज हिंदी की कंटेंट है, तो आज हिंदी के कंटेंट में बिना समय गए हैं हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं और चलना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषा में संपादित है। एनिहिलन ऑफ कास्ट नामक भाषण में जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है वो लिखा गया है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित किसने कहा था। आदर्श समाज जो है वो आधारित होगा भ्रातृत्व पर, यह कहने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। अधिक कार्य कुशल बनने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। आधुनिक समाज जो है वह श्रम के आधार पर, रुचि के आधार पर विभाजन चाहता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी और शिक्षा है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा मनुस्मृति को जलाने वाले, पाखंडवाद को तोड़ने वाले, देश में जाति वर्ण व्यवस्था को खत्म करने वाले, या इन सभी पाखंडवादों का पुरजोर विरोध करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है। 20 के दांत पाठ की कहानी विद्या है। मदन किसका बेटा था। मदन गिरधालाल का बेटा था जो सेन साहब के एक मामूली से किरानी था। किसके अनुसार सेनों वे सिद्धांतों में भी बदल लिया था। किसने अनुसार, किसके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। सेन साहब ने, सेन साहब है वो खोखा के अनुसार अपने सिद्धांत को बदल लिए थे। खोखा के किसने दांत तोड़े थे। मदन ने, मदन गिरधर का बेटा था, मदन ने ही खोखा का दांत तोड़ा था। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है। 7.5 रुपए की कार है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। खोखा है जो उनका इकलौता पुत्र है। नाउमीद बुढ़ापे का किरण है, जिस समय उम्मीद ही नहीं था कि उनको बेटा होगा, पुत्र होगा, उस समय उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अगला सवाल है, ऐसी ही लड़की आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी किस पात्र के लिए है। यह जो है वह सेन साहब ने मदन के लिए फरमाया है। यह लाइन जो ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर, गुंडा, मवाली बनते हैं, यह लाइन जब मदन सेन साहब की गाड़ी को टच कर देता है, उसका ड्राइवर उसको धक्का मार देता है, मदन की सिर फूट जाती है, उसकी माँ आ जाती है वहां पे, तो माँ को समझाते हुए सेन साहब मदन के लिए ये सेंटेंस बोलते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी। बहन का नाम पूछेगा तो खोखा की बहन थी, और बेटी का नाम पूछेगा तो सेन साहब की बेटी थी। सीमा थी, रजनी थी, शेफाली थी, आलो थी, और पांचवा जो है वो आरती थी। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। नीति कथा के अध्ययन से, नीति कक्षा पढ़ने से व्यक्ति के नवजीवन में संचार आ चुका है। व्यक्ति में नवजीवन का सुदृढ़पन आ गया है। व्यक्ति जो है वो अपने नवजीवन के तरफ बढ़ रहा है। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर साहब ने भारत से हमने क्या सीखे लिखे हैं। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। 20 के दांत के लेखक कौन है। नलिन बिलोचन शर्मा। तब हम लोग को पढ़ना है भारत से हमने क्या सीखे, उसके लेखक है मैक्स मुलर। अगले पार्ट पढ़ना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद कौन किया था। देखो मैक्स मुलर साहब जो थे वो जर्मन एक बहुत अच्छे समाजवादी थे। उन्होंने क्या किया कि भारत में मेघदूतम जो कालिदास के द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ है, उस मेघदूतम को उन्होंने जर्मन भाषा में क्या कर दिया। मैक्स मुलर साहब ने मेघदूतम को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट कर दिया।
किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। ये 2 नंबर का भी सवाल हो सकता है। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। निर्विष विद्या का संबंध किससे होता है? मानव विज्ञान से निर्विष विद्या का संबंध होता है। मानव विज्ञान का संबंध निर्विष विद्या से होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, अभी मैं बता रहा था, उनके द्वारा लिखा गया पाठ का नाम है भारत से हमने क्या सीखे। नाखून क्यों बढ़ती है हिंदी की पाठ की कौन सी विद्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते जो है वो एक ललित निबंध है, एक निबंध फरमाया गया है, ठीक है ना, एक ऐसे लिखा गया है कि मनुष्य अपनी पशुवृत्ति को छुपाने के लिए नाखून को बार बार काटता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में दुबे छपरा बलिया में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नाखून प्रतीक किसका है? नाखून पार्श्विक प्रवृत्ति है। पार्श्विक प्रवृत्ति बोले तो पशु का प्रवृत्ति है। जिसके अंदर नाखून बार बार बढ़ता है उसके अंदर पार्श्विक प्रवृत्ति आ जाती है, यानी उसके अंदर पशु का गुण आने लगता है। सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? सहजात वृत्ति अनजान वृत्तियों को कहते हैं सहजात। अनजान वृत्तियों को सहजात के नाम से जानते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार नाखून जो है हमारे पशु होने का प्रमाण है, हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रमाण है। लेखक कहता है कि हम सभी कभी पशु थे, इसके जीते जागते प्रमाण जो है आपके ये नाखून है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। पर पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मनुष्य के नाखून को चाहे तुम कितनी बार काट लो वो मरना नहीं जानती। यह पंक्ति जो है वह नाखून क्यों बढ़ते के हैं, नाखून क्यों बढ़ते के लेखक है। कि देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग जो है वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अनाम दास का पोथा इन्होंने लिखा है। अनाम दास का पोथा जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को निर्लज अपराधी कहा है कि बार बार भगा देने से, बार बार काट देने से फिर भी यह मानता नहीं है और हर बार चला ही आता है, इसलिए इन्हें निर्लज अपराधी कहा है। नागरी लिपि निबंध में लेखक कौन है? नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि का लेखक का नाम गुणाकर मूले है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है वो एक निबंध है, एक निबंध विद्या है। नागरी लिपि जो है वो एक निबंध है। गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तो गुणाकर मूले साहब ने आपको मैं पढ़ाया, इन्होंने नागरी लिपि लिखी है, वही एक फेमस निबंध है। प्राचीन नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषाओं के लेख मिलने लग जाते हैं। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। कौन सब? तो प्राचीन नागरी लिपि के जो मिलते हैं वो 11वीं शताब्दी तक, 11वीं सदी तक प्राचीन सदी का यह है ना बताए कि प्राचीन मराठी भाषा के लेख जो मिलने लग जाते हैं वो 11वीं सदी तक ऐसा कंडीशन हो जाता है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में आपको कौन कौन सी भाषा लिखी? हिंदी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है और नेपाली भाषा लिखी जाती है। आपको याद होगा भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था और वहां पर भी जो हमें अवशेष मिले थे, ठीक है ना, अरामाइकी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, और उसी में हमें प्राप्त हुआ था, जिस ज्ञान को हमने प्राप्त करके देवनागरी लिपि में अशोक के काल में वो मिला हुआ था। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिए, अशोक के जो शिलालेख है उस शिलालेख में यह भी लिखा हुआ है हित बुद्ध जताए, अर्थात लोगों के हित के लिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। ठीक है, ये आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा भी लिखी जाती है, हिंदी भी लिखी जाती है और मराठी भी लिखी जाती है। अगला है उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगता है? मैं अभी बताया था उत्तर भारत में, कन्फ्यूजन वाला सवाल है। अगर आपको सीधे क्वेश्चन पूछता है कि नागरी लिपि प्राचीन में मराठी भाषा में कब मिलने लगता है, तो 11वीं शताब्दी, और पूछेगा कि उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगा है, तो 9वीं शताब्दी। याद रखिएगा
हिंदी के आदि कवि कौन थे? हिंदी के आदि कवि का नाम सरहदपाद था। सरहपाद, सरहपाद की कृति क्या है? दोहा कोश सरहपाद ने लिखा है। दोहा कोश जो है सरहपाद के द्वारा लिखा गया है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मुले साहब ने नागरी लिपि की लेख लिखी है। 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे लिपि अंकित हैं। कौन सा लिपि अंकित है? तो मैं आपको 12वीं शताब्दी में केरल के शासकों के सिक्कों पर देवनागरी लिपि अंकित है। याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में केरल के शासकों पर, है ना, केरल के शासकों पर सिक्के का जो प्रचलन है, जो सिक्का जो लिखा गया है वह कौन सा है? तो देवनागरी लिपि अंकित है। अगला कहता है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि में क्या कहा था? नंदी नगरी कहा था। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों पर वीर केलस्य जैसे शब्द को क्या कहा था? नंदी नागरी कहा था। नंदी नागरी कहा था। वेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का वेतमा दान पत्र है। 1020 ईस्वी का वेतमा दान पत्र है। अगला सवाल, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हम कहां से मिले हैं? नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिणी भारत से मिला है। नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिणी भारत से मिला है। नक्षत्र लोक किस लेख की कृति है? नक्षत्र लोक जो है वह गुणाकर मूल्य की कृति है। नक्षत्र लोक जो है वह गुणाकर मूल्य की कृति है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मैं अभी समझाया था। नेपाली, मराठी और हिंदी तीनों की लिपि जो है वह कौन सी है? नेपाली, मराठी और हिंदी तीनों की लिपि देवनागरी है। अच्छे से याद रखिएगा। धारा नगरी के कौन महापाल शासक विद्यानुरागी थे? राजा भोग। कहावत तो सुने होंगे, कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगुआ तेली। याद रखिएगा, राजा भोग जो थे वह धारा नगरी के परमार शासक जो विद्यानुरागी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का वास्तविक नाम, व्यक्तिगत नाम देव था। रामायण किस भाषा में रचना हुई है? रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में रचना हुई है। इसके भी लिपि देवनागरी होते हैं। और रामायण को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के जो लेखक हैं वेद व्यास है। पुराणों के जो रचयिता हैं लोमहर्ष हैं। पुराणों की संख्या 16 है। महाकाव्यों की संख्या 2 है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की भाषा है? तमिल यानी तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़ मतलब कर्नाटक, मलयालम और तमिल, ये सारे जो भाषाएं हैं बाबू वह तेलुगु, तमिल, कर्नाटक, कन्नड़ जैसी मतलब भाषाएं, ये सारी भाषाएं जो हैं वह दक्षिण भारत में बोली जाती है। याद रखिए, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण क्षेत्र में है ना, तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की सूर्य नामक पुस्तक रचना है। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय लिपि के कहानी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपि की कहानी लिखने वाले पुस्तक का रचयिता का नाम है गुणाकर मूल्य। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। नेपाल के जंगलों में रहने वाला था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? बहादुर की माँ जो थी, जो सौतेली माँ थी, बहादुर की माँ उसे किसी न किसी कार्य में फंसाकर उसे बहुत मारती थी। और एक दिन जो था वो क्या किया, वह उसकी भैंस को बहुत ज्यादा पिटाई कर दिया था। तो उसकी माँ भी अनुमान लगाकर 1 के बदला 10, ठीक है ना, उतने कोड़े डंडे लगाई जिससे वो रोष होकर माँ के कुछ पैसे चुराकर घर से भाग गया था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने के। बहादुर लेखक के घर पर अचानक छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर लेखक के घर को अचानक छोड़ के इसलिए भाग गया क्योंकि सब पीटते थे तो उसे कोई दुख नहीं होता था। लेकिन जब एक दिन बहादुर के मालिक यानी लेखक ने खुद पिटाई कर दी, इसलिए भाग गया। लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था, जो बहुत ही मनचला था और नौकर पर बहुत ज्यादा शासन करता था। उसके रोजमर्रा के हर एक सामग्री की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी रूप में वह नौकर पर डिपेंड हो गया था। इस कॉलेज जाने से पहले साइकिल साफ होनी चाहिए, कपड़ा रेडी होना चाहिए, इवन जूता भी, फीता भी
उस बहादुर से बंधवाया करता था। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया? निर्मला के रिश्तेदार। निर्मला लेखक की पत्नी का नाम था। हिंदी आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। 1912 में उन्नाव उत्तर प्रदेश। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की एक निर्णायक भूमिका है। जातीय अस्मिता की दृष्टि में इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि में इतिहास का प्रवाह कैसा है? अविच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि में इतिहास का प्रवाह कैसा है? अविच्छिन्न है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर का फकीर नहीं है उन्हें परंपरा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? सोवियत संघ पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम हिटलर था। सोवियत संघ रूस पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम हिटलर था। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य की नियामक नहीं है। याद रखिए स्टेटमेंट, ये लाइन कहता है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य का क्या नहीं है? तो नियामक नहीं है। अगला सवाल, जारशाही कहाँ थी? रूस में जारशाही थी। आपको मैं पढ़ाया था कि जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, रूस का राजा को जार कहा जाता है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा निराला के साहित्य रचनाकार है। रामविलास शर्मा, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा जो है वह निराला के साहित्य साधना के रचनाकार है। भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं, यह किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं, भौतिकवाद का अर्थ ये नहीं होता कि भागवाद है, यह परंपरा का मूल्यांकन का है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1937 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार की। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? पंडित बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है। पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? पंडित बिरजू महाराज की ख्याति एक डांसर के रूप में है, एक नर्तक के रूप में है, एक नाचने वाले के रूप में है। पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को यानी अपनी माँ को मानते थे, और मैं भी मानता हूँ और आप सभी को मानना चाहिए। आपको अच्छे से जज करने वाला, आपको अच्छे से न्याय देने वाला, या आपके साथ थोड़ा भी बेईमानी न होने वाला अगर कोई व्यक्ति 100% जज कर सकता है तो आपकी माँ है। पंडित बिरजू महाराज क्या बजाते थे? नर्तक के रूप में उनको बहुत ज्यादा ख्याति मिला, डांसर के रूप में। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में अवस्थित है। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम श्री शंभू महाराज था। श्री शंभू महाराज की जय। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा श्री थे। हलकोर का अर्थ क्या होता है? हलकोर का अर्थ होता है संदेश वाहक, मैसेंजर, संदेश देने वाला, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाने वाला। ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब तक से कब तक होता रहेगा? 12वीं सदी के फ्रेंच क्रांति का ला द शतरुज का हुआ। अभिनयों में 19 के प्रवाह के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की? अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने 27 गद्य की रचना कर दी। ठीक है, चलिए आज की कक्षा इतना ही तक, फिर दूसरा पार्ट आएगा। हिंदी के ऑब्जेक्टिव के अभी समाप्त नहीं हुए, दूसरा जल्द ही आपके सामने आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अश्विनपुर। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, पर डे वीडियो को देखिए। थैंक यू, बाय बाय।